नमस्कार, ताजा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। वक्फ कानून में तब्दीली यानी बदलाव और उसके जो संशोधन थे वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गए। देश भर में बवाल मचा, मुस्लिम संगठनों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसी दौरान इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हो गया। उस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो पूरी तरह से रुक गया। लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आखिरकार आज जो फैसला आया उस फैसले ने कई तरह की चर्चाओं को गर्म कर दिया है। चर्चाओं में एक तरफ जहां सरकार के लिए यह राहत का विषय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यह सरकार को बड़ा झटका है, क्योंकि संशोधन के अंदर जो प्रोविजन किए गए थे, जो प्रावधान किए गए थे, उनमें से 3 प्रावधान ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। आज ताजा विशेष में हम आपको दिखाएंगे कि वो 3 प्रावधान क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और इसके क्या मतलब है। क्या वाकई इससे सरकार को राहत मिली है या वाकई ये सरकार के लिए झटका है, क्योंकि दोनों तरह का विश्लेषण हो रहा है। इसे बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और अगर यह सरकार के लिए झटका है तो क्या यह माना जाए कि मुस्लिम संगठन अब यहां पर रुक जाएंगे, अब कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और फिर यह भी है कि अगर यह सरकार के लिए राहत है तो क्या सरकार इन तीनों ही संशोधनों पर स्टे को मान लेगी। यह बहुत बड़ा विषय है। अब फिर से मैं बता दूं आपको कि अगर यह सरकार के लिए झटका है तो क्या मुस्लिम संगठन यहां से आंदोलन नहीं करेंगे, वो ये मान लेंगे कि जो स्टे आया है उसे सरकार मान ले, बात खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर सरकार ये मानती है कि ये उसके लिए राहत है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 प्रोविजंस यानी 3 प्रावधान के ऊपर स्टे लगाया है उस पर सरकार कदम उठा लेगी और उस स्टे को मान लेगी। उसमें जो प्रोविजन करने को कहा गया है, जो प्रावधान में बदलाव करने को कहा गया है, उसे केंद्र सरकार मान लेगी। इन्हीं पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि पहले क्या प्रावधान थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन 3 प्रावधानों पर क्या कुछ कहा है। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है, जिस पर कई मुस्लिम नेताओं ने खुशी जाहिर की है। इमरान प्रतापगढ़ी, जो इस कानून का शुरुआत से विरोध कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। ऐसे में समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के लिए राहत भरा है या फिर इसे झटका माना जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस आंगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने माना है कि पूरे संशोधन पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। इनमें धारा 3G, 3G और 3D शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। ये प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने इसको लेकर आदेश नहीं दिया है, बल्कि अपना सुझाव दिया है। इसके साथ ही बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। ये भी एक राहत भरा फैसला माना जा रहा है, जबकि काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह पहलू पहले के कानूनों में भी मौजूद था। न्यायालय ने कहा है कि उसने अपने आदेश में इस पहलू पर ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जब धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति पर अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले तक राजस्व रिकॉर्ड में भी किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी अब कलेक्टर के तय करने से ही ये साबित नहीं होगा कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। वक्फ कानून जैसे ही सामने आया था, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके साथ ही कानून पर पूरे तरीके से रोक लगाने की मांग की गई थी।
देश भर में इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया है। इसके साथ ही साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि इस कानून पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाएंगे। ये बात जाहिर तौर पर मुसलमानों के लिए परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि मुख्य मांग कानून पर रोक लगाने की ही थी। अब आइए हम आपको ग्राफिकली दिखाते हैं जो 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो पहले क्या थे। पहले था कि कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य। वक्फ अधिनियम 2025 में प्रावधान था कि 5 साल से ज्यादा समय तक अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म के बाद इस्लाम धर्म अपनाता है तभी वो डोनेट कर सकता है, लेकिन उस पर अब रोक लगा दी गई है। दूसरा जो प्रोविजन है कि वक्फ अधिनियम 2025 में प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। उसमें अब एक बैरियर लगा दिया गया है कि 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि केंद्रीय काउंसिल में यह संख्या 4 हो सकती है। यह दूसरा बड़ा प्रोविजन है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था पहले वाले प्रोविजन में कि वक्फ बोर्ड की जिस भी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा वो संपत्ति का फैसला कलेक्टर साहब करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक वो फैसला नहीं होगा और वो कलेक्टर साहब के फैसले से फैसला नहीं होगा। ये बहुत बड़ी मांग है। हालांकि जो वक्फ बाय यूजर का मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो रजिस्ट्रेशन का मामला है वो चलता रहेगा, चूंकि पहले भी चल रहा था। अब इस पर इमरान प्रतापगढ़ी जो इसमें एक याचिकाकर्ता भी हैं और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि ये जीत है उनकी। और दूसरी तरफ कई लोगों ने कहा कि ये सरकार के लिए राहत है क्योंकि इसे कैंसिल नहीं किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सवाल अब यही है कि अगर ये बहुत बड़ी जीत है विपक्ष की तो क्या अब यहां से यह आंदोलन नहीं होगा। और दूसरी तरफ यह कि अगर यह सरकार के लिए राहत है तो क्या सरकार अब इस पर अपील में नहीं जाएगी। जो भी कोर्ट ने कहा है उसे सरकार मान लेगी। हमारे साथ एडवोकेट नफीरुल इस्लाम जुड़ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं एडवोकेट नफीरुल इस्लाम के पास। नफीरुल इस्लाम, मोटे तौर पर आपको क्या दिख रहा है, ये सरकार के लिए राहत है या सरकार के लिए झटका है? जैसा कि विपक्षी पार्टियां कह रही है, इमरान प्रतापगढ़ी जो याचिका करता है वो कह रहे हैं, जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये सरकार के लिए बड़ा झटका है। जो विपक्ष जो मांग कर रहा था या जो लोग वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे इस संशोधन का, वो जीत गए हैं, उनकी बड़ी जीत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह सरकार के लिए राहत है क्योंकि कैंसिलेशन का आदेश नहीं आया, इस कानून को रद्द नहीं किया गया। आप क्या मानते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सारा और तमाम ताज़ा टीवी के व्यूअर का भी धन्यवाद है कि वो हमारे इस विश्लेषण को सुनते हैं और समझते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जनाब गवई साहब और जनाब मसीह साहब के बेंच में जो फैसला आया, अंतरिम फैसला इसे हम कहेंगे, इंटरिम ऑर्डर है ये, अभी इसके बाद भी कार्रवाई चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल को लाया गया था लेजिस्लेशन में, एक लेजिस्लेचर बनाकर पेश किया गया था और उसमें जो बहुत सारे चीजों में तब्दीलियां लाने की कोशिश की गई थी और फिर देश के लोगों में एक आक्रोश आया था, देश सड़कों पे आ गई थी, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो या किसी और समाज के हो, उनके समर्थन में भी आए थे और पूरा देश में एक हाहाकार मच गया था केंद्र सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं जो इंटरिम जो नतीजे आज आए हैं, मुझे लगता है एक मुसलमान होने के हैसियत से, एक भारतीय नागरिक होने के हैसियत से संवैधानिक तौर पे मैं इस अंतरिम जजमेंट का मैं स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर ये अंतरिम जो फैसले आए हैं ये परमानेंट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहला जो प्रावधान था जिसपे रोक लगाई गई थी कि एक व्यक्ति जो 5 साल से ज्यादा का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, वो व्यक्ति जो अपने नियमों के अनुसार इस्लामिक धर्म को उसके शरीयत के हिसाब से पालन करता हो और भी उसमें बहुत सारे फराइज है, स्टेप्स है, कॉलम है, उसका पालन करता हो, वही व्यक्ति वक्फ से जुड़े हुए मामले में वक्फ कर सकता है या वक्फ में उसकी इन्वॉल्वमेंट, मदालखत हो सकती है। उस पे
टेम्पररी इंटरिम एक स्टे लगाया है, ये कहकर कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार कोई ऐसा रूल्स फ्रेम नहीं कर लेती है जो ये तय करे, मैं बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, जो ये तय करे कि ये व्यक्ति एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, तो ये जो एक मैकेनिज्म की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है शाह आलम साहब जो किसी एक विशेष धर्म को जोड़ने का रास्ता बनाता है। ये तभी होगा जब राज्य में जो स्टेट वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जिस तरीके से कहा गया सेक्शन 23 को, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी चाहूंगा नफीरुल इस्लाम, थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूंगा, चूंकि आप कानून के छात्र हैं, कानून की प्रैक्टिस करते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, और अब जो है वो आप इस कानून को बहुत ही लड़ाई से आप बहुत ही करीब से इस लड़ाई को देख भी रहे थे। इसमें जो एक बात कही गई, जैसा कि पहले पॉइंट पर आते हैं कि पहले ये था कि जो 5 साल से ज़्यादा मुस्लिम होगा यानी इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा वही डोनेट कर सकता है। उसके पीछे एक तर्क दिया गया था, धर्मांतरण वाला तर्क दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि इससे धर्मांतरण का खतरा नहीं रहेगा, और धर्मांतरण को लेकर जो उन लोगों का एक आरोप रहता है कि वो ज़बरदस्ती कराया जाता है और उनकी ज़मीनें वक्फ करवा ली जाती है, उस पर रोक लगेगी। लेकिन इसको जो इंटरिम स्टे दिया गया है, इंटरिम ऑर्डर में जो स्टे दिया गया है जो कि अभी परमानेंट नहीं है, इसमें राज्य सरकारों को कहा गया कि वो कुछ कानून ऐसा बनाए। अब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि राज्य सरकार क्या कानून बना सकती है, ये ज़रा लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे, मतलब अगर उसमें मान लीजिए कि अगर बंगाल सरकार का कानून कुछ और कहता हो, यूपी सरकार कुछ और कानून बना ले, बिहार सरकार कुछ और कानून बना ले, झारखंड सरकार कुछ और कानून बना ले ये धर्मांतरण को लेकर और प्रैक्टिसिंग को लेकर, ये क्या, ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए इसमें। जी, मैं बहुत अच्छा सवाल है और इसको समझना मुझे भी चाहिए और तमाम देशवासियों को भी। आप एक विषय जानते होंगे, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जानते हैं इसके बारे में शाह आलम साहब? बिल्कुल बिल्कुल। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के मुख्तलिफ कुछ राज्यों में इनिशिएट किए गए हैं, एक्टिवेट है और उसको पालन किया जा रहा है, लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी भी पालन नहीं किया गया, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पालन नहीं किया, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं किसी भी एक विशेष धर्म को ऐसा लगता है कि उसके जज्बातों से, उसके सम्मान से कहीं ना कहीं उसे हटाने की, उसे ठेस पहुंचाने की, ये लोगों के अंदर एक मंशा जो तैयार हो जाती है, उसको तकलीफ देने की एक मंशा कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाए। तो यही वजह है जो राज्य स्तर में, जो किसी भी राज्य में, बंगाल से हमारे राज्य में एक सरकार है, कोई बिहार में तो उसके राज्य में एक सरकार है, कोई गुजरात में तो एक उसके राज्य में एक सरकार है, तो राज्य सरकार को स्टेट वक्फ बोर्ड की जो दायरे हैं और उसकी जो अपनी लेजिस्लेचर है और लेजिस्लेशन के जो दायरे हैं संविधानिक तौर पे, उस दायरे में रहकर ये राज्य सरकार अपनी स्टेट वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, चाहे वो 1923 का हो, 1933 का हो, 1956 का हो, 1996 में हो और 2025 में जो बड़ी तब्दीलियां लाई गई है, इनको 2 भागों में रखा गया। एक है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और एक है स्टेट वक्फ बोर्ड। ठीक है, स्टेट वक्फ बोर्ड के दायरे। एडवोकेट नफीरुल इस्लाम, आप दूसरे दिशा में जा रहे हैं मुझे लग रहा है। मैं बहुत सीधे, जैसे आपने कहा कि यूसीसी, अगर मान लीजिए कि उत्तराखंड में यूसीसी है, उत्तराखंड में यूसीसी है, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो ये कानून जो है वो उत्तराखंड के लोगों के लिए कैसे अप्लाई होगा वक्फ वाला, और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कैसे अप्लाई होगा अभी के आदेश को? मैं उसी क्लैरिटी पे आ रहा हूँ जनाब। जी जी जी, मैं उसी क्लैरिटी में आ रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जो राज्य स्तर की जो पॉलिसी है लेजिस्लेचर के द्वारा, जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ है, राज्य स्तर अपने स्टेट लेजिस्लेचर लॉ के तहत विधानसभा यानी कि असेंबली में एक प्रस्ताव रखती है। उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष दोनों दल को लोग रहते हैं। अब तय ये करना है कि पक्ष के पक्षपात में कौन से दल
ज्यादा वोटों से उस बात को राज्य के नागरिकों के जज्बातों के साथ जोड़कर अपनी समर्थन को सामने रखते हैं। जब ये स्टेप आएगा तब कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि क्या बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, क्या उस पे कोई धर्मांतरण को लेकर कोई विशेष बिल विधानसभा में लेजिस्लेचर अब मैं समझ गया आपका ये कि जब कोई कानून राज्य सरकार लेकर आएगी तब पता चलेगा कि राज्य सरकार किस तरीके से इसे अपने नागरिकों पर अप्लाई करवाना चाहती है। लेकिन फिर इसमें बातें वही आ जाएगी कि डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट पार्टियों और डिफरेंट आइडियोलॉजी वालों की सरकारें होती हैं। ऐसे में तो फिर डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट तरीके के कानून बन जाएंगे, तो वहाँ के नागरिकों पर डिफरेंट तरीके से यह लागू होगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई और कानून हो जाए, बंगाल में कोई और कानून हो जाए, बिहार में किसी और तरीके से कानून हो जाए, तो वो उस तरीके से अप्लाई होंगे। लेकिन आगे होगा क्या, ये तो देखने वाला विषय होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे ताज़ा विशेष, और ताज़ा विशेष में हम बात कर रहे हैं वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ उसे रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन 3 बड़े पॉइंट्स के ऊपर इंटरिम ऑर्डर दिया है, स्टे लगा दिया है। जिसमें एक पर हमने बात की कि कैसे जो 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिसिंग होने की बात कही गई थी कि जो 5 साल से ज़्यादा इस्लाम धर्म को मान रहे होंगे, उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वही डोनेट कर सकते हैं। इस पर रोक लगा दी है कि राज्य सरकार इस पर कानून बनाए और फिर इसे लागू किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि जो हिंदू सदस्यों को शामिल करने का मामला था उस पर भी एक बैरियर लगा दिया गया कि जो केंद्रीय परिषद होंगी उनमें 4 और जो स्टेट में उनमें 3, 11 में से 3 सदस्य होंगे। और एक ऑब्जर्वेशन, एक सुझाव भी दिया कोर्ट ने कि बेहतर होगा कि आप जो प्रमुख हो उन्हें मुसलमानों को ही बनाएं, कार्यकारी जो पदाधिकारी हो वो मुस्लिम हो। और एक जो तीसरा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा था, अगर उस पर वाकई राहत मिली है तो बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। ये वक्फ बोर्ड के लिए, सरकार के लिए नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए, क्योंकि वक्फ बाय यूजर का एक मैटर था जिसको लेकर विपक्ष का आरोप था कि कलेक्टर को अधिकारी बना दिया गया। कलेक्टर कल को किसी भी जमीन पर जाएगा, बोलेगा कि ये आपने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, इसको खाली कीजिए, और वो कब्जा कर लेगा और फिर न्यायिक प्रक्रिया में वक्फ वाले को दौड़ना होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब कलेक्टर ये तय नहीं कर पाएंगे, अगर कोई गलत तरीके से वक्फ की जमीन को हथिया लेता है और वक्फ बोर्ड जाकर कहता है कि ये हमारी जमीन है, तो वो ट्राइब्यूनल में और हाई कोर्ट में जाएगा मामला, और जब तक वहां से फैसला नहीं आता तब तक ये मामला जो है वो वैसे ही रहेगा। हमारे साथ लगातार एडवोकेट नफीरुल इस्लाम है। एडवोकेट नफीरुल इस्लाम, एक बहुत बड़ा मसला जो था वो वक्फ बाय यूजर का था कि जो कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, जो वक्फ बाय यूजर है, जो यूज करने वाले लोग उसको 100 साल से, 200 साल से, 400 साल से यूज करते आ रहे हैं और उनके पास कोई कागज वगैरह नहीं है, तो वो क्या करेंगे? क्या ये कलेक्टर साहब वाला जो आदेश दिया गया है इंटरिम ऑर्डर में कि कलेक्टर जो है वो आखिरी नहीं है, ये सुनवाई जो है वो ट्राइब्यूनल में होगा और उसके बाद हाई कोर्ट में होगा और उसके बाद प्रोविजन जो है वो तय होगा, जो भी फैसला आएगा वो आखिर होगा। क्या ये वक्फ बाय यूजर के लिए राहत है, या फिर जो रजिस्ट्रेशन के मामले को बरकरार रखा है कि चूंकि पहले के कानून में भी ये था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे, वो एक प्रक्रिया चलती रहेगी, उससे ये वक्फ बाय यूजर का कोई कनेक्शन नहीं है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वक्फ बाय यूजर को लेकर हकीकत में बहुत बड़ा सैलाब आया था और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट तरीके से कुछ बातें कही हैं जो बताना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3 क्लॉज
क्लॉज 1 सब सेक्शन आर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के ओरिजिनल वक्फ एक्ट को कोट करते हुए ये कहा है, बहुत बारीकी से ये बात कही है कि जो भी वक्फ बाय यूजर होगा वो अपने पुराने ओल्ड वक्फ प्रॉपर्टीज जिसका कोई अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है सालों पहले उन तमाम डिस्प्यूटेड इश्यूज को वक्फ ट्राइब्यूनल और उसके बाद हाई कोर्ट तक ले जाकर उस पे फैसले की जो भी तारीख आएगी उस तब तक वेट करना होगा। और जो जिला कलेक्टर को जो दायरा दिया गया था उस दायरे को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, स्थगित कर दिया है, स्टे दे दिया है उस पे कि जिला कलेक्टर का दायरा छोटा कर दिया गया है। जिस तरीके से पहले वक्फ ट्राइब्यूनल में मामलात होती थी और जो रजिस्ट्रेशन का ओल्ड वक्फ एक्ट जो है 95 का जिस तरीके से चलता था वो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो विक्टिम्स है, जो इसके शिकार है किसी भी मौजू को लेकर वक्फ बाय यूजर के संपत्ति से जुड़े हुए, वो अपने इस प्रॉब्लम्स को, अपने इस दिक्कत को वक्फ ट्राइब्यूनल में दे सकते हैं। और अगर वक्फ ट्राइब्यूनल में इसका फैसला नहीं आया ठीक से तो इसको हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं, उसके बाद की कार्रवाई आगे। एडवोकेट नफीर इस्लाम, एक बहुत ही क्लैरिटी आप लेकर आ रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर, इसी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल था, क्योंकि मुसलमानों में इस बात का डर हो गया था कि उनकी जो मस्जिदें हैं जो 100-200 साल पुरानी हैं, कागजात नहीं है, तो वो एक डीएम ऑर्डर देगा और मस्जिदों को डेमोलिश कर दिया जाएगा और उस पर डीएम साहब का कब्जा हो जाएगा और वक्फ जाके अपनी लड़ाई लड़ेगा अलग से। या कब्रिस्तान है, या मदरसे हैं, या खानकाहें हैं, या वक्फ की और सारी प्रॉपर्टियां हैं जो वक्फ बाय यूजर हैं, कई 100 साल से 200 साल 300 साल 400 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने हैं, ऐसी ज़मीनों को, चूंकि ये एक वर्शिप एक्ट जो है उसके साथ भी एक कंट्राडिक्शन आ रहा था चर्चा में कि वर्शिप एक्ट में है कि जो जिस स्थिति में रही हैं आज़ादी के समय, उसके बाद से वो उसी स्थिति में रहेंगी, उसमें कोई दूसरे का दावा नहीं हो सकता। अब ये एक बड़ी राहत हो सकती है कि कलेक्टर साहब आखिर नहीं है, कलेक्टर जरूर राज्य के एक अधिकारी हैं, वो जरूर चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं जब तक कि ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए, ये कहा गया है। जी बिल्कुल साफ देखिए, जिस तरीके से 2025 के अमेंडमेंट में सेक्शन 3 सब सेक्शन आर क्लॉज 1 को जिस तरीके से डिलीट कर दिया गया था, यानी कि जिनके वक्फ बाय यूजर की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं है उसकी सुनवाई नहीं होगी, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं वक्फ एक्ट 1923 के तहत उसे रिवर्ट कर दिया और ये कहा कि जो 102 साल या उससे ज्यादा पुराने संपत्ति है, अब उनकी सुनवाई जो है, जो ग्रीवियंस है, वो वक्फ ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। जिला अधिकारी का दायरा यहाँ काट दिया गया है। छोटा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक बहुत बड़ी जीत है निश्चित तौर पर। ये इंटरिम ऑर्डर है, अगर ये परमानेंट ऑर्डर बनता है तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष या फिर उन लोगों की बड़ी जीत है जो ये डिमांड कर रहे थे कि कलेक्टर कैसे। जी जल्दी से संक्षेप में 10 सेकंड में जल्दी से वाइंड अप करना। संक्षेप में आज की जीत को मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि मैं अपने किरदार को बचाने निकला हूं, मैं अपने परिवार को बचाने निकला हूं और झुक नहीं सकता मैं किसी हुकूमत के सामने, मैं अपनी वक़ार को बचाने निकला हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल सच है कि जो 3 बड़े पॉइंट्स थे जिस पर जो वक्फ के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनके मन में जो संशय था, आज कोर्ट ने उसे अपने इंटरिम ऑर्डर से दूर किया है। लेकिन याद रहे ये इंटरिम ऑर्डर है, परमानेंट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि वक्फ बाय यूज़र जो उनकी प्रॉपर्टी हैं, पुरानी प्रॉपर्टियां, वो कलेक्टर के जरिए उनसे छीन ली जाएगी और वो किसी उद्योगपति को दे दिया जाएगा, उस पर स्टे लगा। दूसरा कि हिंदू धर्म के लोग या दूसरे धर्म के लोग अगर मेजॉरिटी में वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं तो फैसले उनके चलेंगे, डिसाइड वो करेंगे। उसे भी कोर्ट ने लिमिटेशन कर दिया, 3 से ज़्यादा नहीं। तो 11 में 3 अगर होंगे तो मेजॉरिटी से फैसला होता है, तो 8-3 से निश्चित तौर पर फैसले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम ये वक्फ कानून की तरफ ही जाएगा। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट था वो ये कि
5 साल तक मुस्लिम प्रैक्टिसिंग होना, उस पर भी कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है, रोक लगाई है कि जब तक राज्य सरकारें ये कानून न बना ले कि उनके यहाँ किसी का प्रैक्टिसिंग होने का क्या प्रोविजन है, तब तक ये स्टे रहेगा। सबसे बड़ा था वक्फ बाय यूजर, जिसे कोर्ट ने आज एक तरीके से बड़ी राहत विपक्षी पार्टियों को या उन याचिकाकर्ताओं को या जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको दी है। विशेष में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।